हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विथ यश। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट डिस्कशन सीरीज के बिल्कुल नए फ्रेश वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस माने कप्पा फॉर 0.1 मोलर नाइट्रिक एसिड इज 6.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टेंस माने मोलर कंडक्टिविटी पूछना चाहिए था, डेट इज लैम्बडा एम हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, सीधा यूज कर लेंगे। लैम्बडा एम सी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। कप्पा है 6.3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1000 और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.1 मोलर। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन बनेगा 630 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। सो आंसर इज 630। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The highest electrical conductivity of the following aqueous solution is। ठीक है, अब हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होगी, सारे के सारे आपको जो दे रखे हैं चेक करो। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा उसमें एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, और जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टेंस हमें ज्यादा मिलेगी। नाउ ये पूरा क्वेश्चन है ना, है तो यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री का, लेकिन इसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंडक्टिव इफेक्ट का। लेट्स सी, 0.1 मोलर फ्लोरो एसिटिक एसिड माने ये है फ्लोरो CH2COOH। यहाँ है 0.1 मोलर डाई फ्लोरो एसिटिक एसिड F2CHCOOH। यहाँ पर बनेगा एसिटिक एसिड और यहाँ पर है क्लोरो एसिटिक एसिड। अब कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ऐसे सारे के सारे वीक है, लेकिन इन सभी वीक में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है कैसे पता चलेगा? इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी चेक करो। तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा FCH2COO-, इसका बनेगा FCHFCOO-। ऐसा समझ के चलो कि H प्लस इसको छोड़कर चला जाता है और कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो H प्लस के चले जाने के बाद ऐसा सोचो कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का दुख आ जाता है। अब इस दुख को दूर करने के लिए इसके पास फ्लोरीन, एक फ्लोरीन की -I से मुझे इसे मदद मिलेगी। ये फ्लोरीन 2 है तो 2 फ्लोरीन की -I से इसको मदद मिलेगी, 2 -I से इसको मदद मिलेगी। ये रेफरेंस कंसीडर करो और यहाँ पर एक क्लोरीन की -I से इसको मदद मिलेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये है, माने सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, माने सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका होगा, माने सबसे ज्यादा आयंस ये देगा, माने सबसे ज्यादा कंडक्टेंस इसकी हो जाएगी। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में ऑर्डर पूछ लेते ना स्टूडेंट्स, ऑर्डर, तो सबसे अच्छा होता 2, फिर आता है 1 और 4 के बीच में कंपटीशन। क्यों? क्योंकि एक फ्लोरीन एक क्लोरीन, और फ्लोरीन की -I क्लोरीन से ज्यादा होती है। तो फिर आता 1, फिर आता 4, फिर आता लास्ट में 3। दिस शुड बी दी ऑर्डर। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट पूछा है ना, हाईएस्ट, तो फिर आंसर 2 हो जाएगा। ओके, चलो। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल माने R दिया है, विथ फिल्ड विथ एन इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, माने ये R आपको दे रखा है। द कंडक्टिविटी ऑफ दीज सॉल्यूशन इज 1.29 सीमेंस। ध्यान रखना कि यूनिट दे रखा है मीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ 0.02 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट इज 520।
द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर सॉल्यूशन। ओके, ध्यान रखना यहाँ पर यूनिट देख लो भाई, यूनिट कंपलसरी क्या दे रखा है, मीटर स्क्वायर, और आपको पूछा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि यहाँ लैम्बडा एम जब भी आप फाइंड करें ना, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कप्पा का यूनिट इसमें रखते वक्त, इसमें इस फॉर्मूला में वैल्यू रखते वक्त कप्पा का यूनिट सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में ही होना चाहिए, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में। क्यों? क्योंकि ये जो लैम्बडा एम है ना, ये एक्चुअल फॉर्मूला है कप्पा इंटू वी की, वी, और ये वी क्या है, वॉल्यूम in centimeter cube having 1 mole substance, having 1 mole electrolyte। इससे कहीं है ना गांठ बांध के लिख लेना कि इसमें कप्पा का यूनिट कंपलसरी सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो हमें दो सॉल्यूशन दिए हैं, दोनों को एड्रेस करेंगे। पहला है मेरा सॉल्यूशन 1, और मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ध्यान से, रेजिस्टेंस वाली फॉर्मूला, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, माने पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1 माने कौन सा वाला, 0.1 मोलर वाला। ठीक है, कप्पा, कप्पा क्या है इसका, 1.29 इज इक्वल टू 1 अपॉन आर माने 1 अपॉन 100 इंटू एल बाई ए। तो एल बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1.29 इंटू 100, लेकिन ये होगा मीटर इनवर्स में। क्यों भाई मीटर इनवर्स में, क्योंकि इसका यूनिट मीटर इनवर्स में दे रखा है। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहां पर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, माने ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो इसके लिए आपको जो कप्पा निकालना पड़ेगा ना, वो कंपलसरी सेंटीमीटर इनवर्स में ही होना चाहिए। तो मैं ये एल बाई ए को कन्वर्ट कर देता हूं किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 1 मीटर इनवर्स इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर होता है। तो 1.29 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -2, अब हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स इज द आंसर। ये L बाई ए हो चुका है। अब हम जाएंगे यहां पर, इसके लिए क्या दे रखा है, कप्पा फाइंड करेंगे। कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए। एल बाई ए की वैल्यू है 1.29 और आर की वैल्यू है 520। तो ये हो चुका है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अब मैं थर्ड स्टेप पर जाऊंगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अब मुझे लैम्बडा एम चाहिए, तो क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। कप्पा की वैल्यू है 1.29 अपॉन 520 इंटू 1000 इंटू मोलारिटी कितनी है, 0.02 है, 0.02 है। अब मैं अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करूंगा, ध्यान से देख लेना कि ये 500 है, ऐसा बिलीव करके चल रहा हूं मैं, 500 है, तो ये 2 से कट जाएगा, और ये 0.02 है, तो ये 0.01 से कट जाएगा। तो मेरा आंसर आ चुका है 1.29 डिवाइड बाई 0.01, तो इसका आंसर बनेगा 129। ध्यान से, इसका आंसर क्या बना, 129, दैट इज सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स। सही है। अब मेरा जो आंसर दिया ना, सारे के सारे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे जो सारे आंसर दिए ना वो मीटर स्क्वायर में है, तो मुझे ये सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर, और उसका स्क्वायर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 129 इंटू 10 टू द पावर -4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
हालांकि मेरा आंसर एग्जैक्ट 125 नहीं आएगा, 125 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि हालांकि मुझे डिवाइड करना था 520 से और मैंने डिवाइड किया है 500 से, तो मेरा आंसर 125 से अंदर आएगा। तो मेरा आंसर या तो ये होना चाहिए या 1.29 इंटू 10 टू द पावर -2 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होना चाहिए। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन खेल रहा है यूनिट से। पूरा क्वेश्चन आप मीटर इनवर्स में रखकर सॉल्व नहीं कर सकते, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त कप्पा में यूनिट कंपलसरी सेंटीमीटर इनवर्स में ही होना चाहिए। आ जाओ भाई, इंस्टेड ऑफ 129 यहाँ 124 है, तो मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट 124 इंटू 10 टू द पावर -4, 124 इंटू 10 टू द पावर -4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो ये हो गया मेरा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें केमिस्ट्री से ज्यादा यूनिट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसको ध्यान पर रखना स्टूडेंट्स। Resistance of 0.2 molar solution of an electrolyte is 50. The specific conductance, that is kappa, of the solution is this. ध्यान रखना, ये भी मीटर इनवर्स है। If the resistance of the 0.4 molar solution of the same electrolyte is this, then molar conductivity. पहले ध्यान रखना कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन का यूज करके हम L/A निकालेंगे, लेकिन उसका यूज करना है सेकंड पार्ट में मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करते वक्त। तो ध्यान रखना कि इस L/A का यूनिट भी आएगा मीटर इनवर्स में, लेकिन फिर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर इनवर्स में। चलो भाई, चलो सॉल्यूशन 1, कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। कप्पा मुझे दिया है 1.3 और ये है 1/50 इंटू L/A। तो L/A की वैल्यू हो गई 1.3 इंटू 50, तो इसका आंसर आ गया 65 मीटर इनवर्स। तो ये बनेगा 65 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, चलो अब मैं टाइटल लगाऊंगा, डेट इज सॉल्यूशन 2, that is kappa is equals to 1/R into L/A। यहाँ पर है 1/260 और यहाँ है 65 इंटू 10 टू द पावर -2। चलो, तो इसे थोड़ा सॉल्व करें। तो ये पहले तो 65/26 इंटू 10 टू द पावर, ये जो है ना, इसको मैंने कर दिया -3, ये 13 5 और 13 2, तो ये बना 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, चल अब लैम्बडा एम, दैट इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी कितनी है इसकी 0.4 है, तो ये दो तो कट जाएंगे, तो 2.5 अपॉन 0.4 हो जाएगा। बोलो, तो ये कुछ बनेगा 6.25 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन फिर भी यहीं पर भी सारे के सारे मीटर स्क्वायर में है, तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2, तो ये बनेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर -4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 6.25 10 टू द पावर -4, 2 शुड बी द आंसर। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ वैल्यू कप्पा की रखोगे ना, कंपलसरी, कसम खा लेना कि उसमें कप्पा का यूनिट सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स ही लगेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। The equivalent conductance of NaCl at concentration C and at infinite dilution are lambda C and lambda infinite respectively.
द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लैम्ब्डा सी एंड लैम्ब्डा इनफाइनाइट इज गिवन बाय, तो ये तो है ना एक फॉर्मूला है, साइंटिस्ट का नाम है डेबाई हकेल ऑनसेगर फॉर्मूला, that is lambda c is equals to minus b रूट c प्लस लैम्बडा जीरो, नीचे रखो या ऊपर, जीरो जीरो या तो इनफाइनाइट, तो ये किससे मैच करेगी? अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्बडा c इज इक्वल्स टू लैम्बडा जीरो या तो लैम्बडा इनफाइनाइट b अंडर रूट c, तो मेरे ख्याल से ये मैच हो जाएगी, चेक करो। ठीक है, चलो इसमें प्लस है तो ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ जो आता है ना वो नेगेटिव स्लोप लाइन आता है, और यहाँ जहां वो एक्स्ट्रापोलेट से कट करते हैं ना, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाती है ये। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल? डेनियल सेल में एनोड होता है जिंक स्ट्रिप इन Zn+2 सॉल्यूशन, कैथोड होता है कॉपर स्ट्रिप्ड इन Cu+2 सॉल्यूशन। ओके, तो वहां क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीडेशन माने जिंक के स्ट्रिप पर ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर रिडक्शन माने कॉपर के स्ट्रिप पर रिडक्शन। तो Zn बिकम Zn+2, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, एक्सटर्नल कॉपर कंडक्टिंग वायर से ट्रैवल करके कॉपर की स्ट्रिप पर पहुंचेंगे, और वहां Cu+2 रिड्यूस होके Cu बनेगा। लेट्स सी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, गलत। करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर, देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स फ्रॉम जिंक टू कॉपर, सो करंट ट्रैवल्स फ्रॉम कॉपर टू जिंक होता है, ठीक है, तो ये गलत। कैटायंस मूव टूवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड एंड कैटायंस मूव टूवर्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड, नहीं ये भी नहीं होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन में जो Cu+2 है ना, वो कैथोड कॉपर की तरफ ट्रैवल करेंगे, वहां पर से इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और Cu+2 से Cu में वो कन्वर्ट होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर के क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 3। क्या बात समझ में आई? ठीक है, Zn में से Zn+2 बनता है, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जो Cu+2 होता है वो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रैवल करता है, वो कैथोड है, वहां से वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, रिड्यूस होगा, Cu+2 में से Cu बनेगा, और कॉपर की सरफेस पर भी वो एडर हो जाएगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल इलेक्ट्रोड्स A, B, C are given these. The reducing power, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। रिडक्शन पोटेंशियल का जिसका वैल्यू ज्यादा है ना, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर लिख ले, इससे उल्टा जो होगा वो आपका रिड्यूसिंग पावर का आंसर हो जाएगा। चलो भाई, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा वैल्यू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा वैल्यू है पॉजिटिव A की, फिर है C की, और लास्ट है B की। तो रिड्यूसिंग पावर की अगर मैं बात करूं, रिड्यूसिंग पावर की, तो ये बिल्कुल उल्टी होगी, B, C एंड A। सो थर्ड इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो कंसिडर द फॉलोइंग। Fe+3 Fe+2 reduction potential is 0.77 and Sn+2 Sn is -0.14। ठीक है, इस दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? Fe का ज्यादा है। तो इन दोनों को जोड़कर अगर आपको इससे चेक करो, Fe+3 become Fe+2 and Sn becomes Sn+2। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन कौन सा है देखो,
और रिडक्शन, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि इनको 2 या 3 या 5 या एक्स वाई से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो पोटेंशियल को एक्स वाई से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, ठीक है ना। चलो, तो इसकी वैल्यू है 0.77 माइनस माइनस 0.14, सो ये हो गया 0.77 प्लस 0.14 इज इक्वल टू 0.91 वोल्ट, ठीक है। चलो, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन दिस टेकिंग प्लेस इज दिस, ठीक है। चलो, तो आंसर क्या बनेगा वो हमें निकालना है। तो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो दे ही रखा है, अब चेक करेंगे नस्ट इक्वेशन डायरेक्ट। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। लॉग ऑफ Zn+2 की कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाई Cu+2 की कंसंट्रेशन है। तो ये और ये तो इक्वेशन में नहीं आएंगे, तो ये है 1.10 माइनस 0.059 अपॉन 2, ये है लॉग, इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 0.1, माने ये 10 टू द पावर -1 है, ऊपर जाकर के बन जाएगा 10, तो log 10 माने ये पूरी वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो ये है 1.10 माइनस 0.0295। चलो, और इसको मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए 0.03 ले लूं, तो इसका आंसर बनेगा 1.07 वोल्ट, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो, if in a cell that utilizes this, जिसमें Zn में से Zn+2 बन रहा है एंड ट्वाइस H प्लस में से H2 बन रहा है, एडिशन ऑफ H2SO4 टू कैथोड कंपार्टमेंट विल। अब देखो, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड है, और ये रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड है। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था इनिशियली, आप मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आप एनोड की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो सेल पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और अगर आप कैथोड की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो सेल पोटेंशियल इंक्रीज होगा। वो फिर से एक बार मैं आपको मैथमेटिकली दिखा रहा हूं। अब मान लो कि मुझे इसका नस्ट इक्वेशन लिखना है, तो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ, ऊपर आएगा Zn+2 कंसंट्रेशन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और नीचे आएगा H प्लस कंसंट्रेशन स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आपने ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड कैथोड कंपार्टमेंट में डाला तो क्या होगा, तो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, माने डिनोमिनेटर बढ़ेगा, माने ये पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी, माने ये लॉग वाली वैल्यू डिक्रीज होगी, माने ये पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी, माने अब तक जितना सबट्रैक्ट हो रहा था उससे कम वैल्यू सबट्रैक्ट होगी, और अगर कम वैल्यू सबट्रैक्ट होगी तो ये सेल की वैल्यू बढ़ेगी। अब तक मान लो कि कुछ सबट्रैक्ट हो रहा था, इसमें जो सबट्रैक्ट हो रहा था मान लो कि 0.2 थी, जो सबट्रैक्ट होने वाली वैल्यू 0.2 थी। अब आपने H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मान लो कि 0.18 हो जाएगी। तो ई नॉट सेल में से 0.2 डिक्रीज हो रहा था, अब ई नॉट सेल में से 0.18 डिक्रीज होगा, तो पहले से वैल्यू कम सबट्रैक्ट हो रही है, तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बोलो, क्लियर है। अब इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम विल डेफिनेटली शिफ्ट इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। चल, इंक्रीज द ई सेल एंड शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू राइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इंक्रीज द सेल ई सेल वैल्यू और इक्विलिब्रियम का, यहां पर लास्ट से क्लियर है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, द ईएमएफ ऑफ अ डैनियल सेल दिस 0.01 मोलर एंड 1 मोलर है।
when the concentration of ZnSO4 is 1 mole per liter and that of CuSO4 is 0.01 mole per liter। देख लो भाई, मैंने अभी अभी आपको बताया कि एनोड की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो सेल पोटेंशियल कम होगा, कैथोड की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो सेल पोटेंशियल बढ़ेगा। यहां दोनों ही चीज खराब की है कि एनोड की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, एनोड 0.01 था, आपने क्या कर दिया 1 मोलर कर दिया। कैथोड की कंसंट्रेशन 1 थी जो आपने घटा दी, तो इसके बढ़ाने की वजह से सेल पोटेंशियल घटेगा और इसको घटाने की वजह से भी सेल पोटेंशियल घटेगा। तो नया सेल पोटेंशियल अगर E2 है तो E2 की वैल्यू E1 के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी, एंड योर आंसर विल बी दिस। ठीक है, चल The reduction potential of hydrogen half cell will be negative। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। पहले तो ध्यान से देख लो कि मुझे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिडक्शन की रिएक्शन कैथोड पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब रिडक्शन पोटेंशियल की रिडक्शन की वैल्यू में लिख रहा हूं H प्लस, स्क्वायर करके भी लिख सकता हूं, चलो ट्वाइस H प्लस एक्वियस प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। अब इसका E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H प्लस का स्क्वायर, ये होना चाहिए। बताओ, अब इसकी वैल्यू तो 0 ही है, तो 0 माइनस 0.02955, इसको 0 है तो मैं काट लेता हूं, लॉग ऑफ P ऑफ H2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। ये वैल्यू पूरी तरह नेगेटिव रहे, इसके लिए लॉग वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। सोचो, लॉग वाली वैल्यू पॉजिटिव तब आएगी जब P ऑफ H2 अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है। क्यों, क्योंकि यहां वैल्यू लॉग की लेस देन 1 है ना, तो लेस देन 1 लॉग का वैल्यू बार में या तो नेगेटिव में आता है, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हम प्रिसाइज मांग रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर नेगेटिव चाहिए। तो ये आंसर अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली नेगेटिव बनेगी। इसके लिए ये रेशियो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन चेक करना चालू करते हैं। चलो भाई, P ऑफ H2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर, तो इसका आंसर है 2। अब है P ऑफ H2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर, तो इसका आंसर है 2/4 माने 0.5। ये ग्रेटर देन 1 है, ये लेस देन 1 है। P ऑफ H2 1 अपॉन H प्लस का स्क्वायर, दैट इज 1/4 लेस देन 1, एंड P ऑफ H2 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, दैट इज 1। तो ये तो log 1 0 हो जाएगा, माने E सेल की वैल्यू E नॉट सेल के बराबर माने 0 होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। इसमें मैथमेटिक्स अच्छा खासा इन्वॉल्व है, इसलिए आपको ये लॉजिक जो मैंने बताया ना नॉन्स्ट इक्वेशन से, वो पूरी तरह समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये सारे क्वेश्चन आप पहले खुद सॉल्व करें, उसमें अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, अटक रहे हैं, तो फिर वीडियो सॉल्यूशन में देखें। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट जो है वो आप शेयर करें। हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है ना, तो सब्जेक्ट के रिलेटेड जो सीरीज चल रही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा के चैप्टर्स के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि उन लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी आप जा रहे हैं ना, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमारे साथ जुड़ रहे। 1-to-1 डाउट डिस्कशन सेशन में स्टूडेंट्स बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं और हम उनको इंडिविजुअल लेवल पर हेल्प करके उनको अपनी करियर की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रोपेल कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।